हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बेटा आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना 12th का दूसरा चैप्टर। जब हम 12th के दूसरे चैप्टर पर हैं बेटा, पहला चैप्टर तो आपने कर लिया, जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। आपने सारी प्रजनन विधियों पर एक विस्तृत चर्चा कर ली। आपने अलैंगिक प्रजनन बता दिया, आपने लैंगिक प्रजनन बता दिया, आपने कायिक प्रजनन समझ लिया चीजों को। जब ये सारा कनेक्ट हो गया है तो अब हम अपना विवरण दूसरे अध्याय पर लेकर चलते हैं। जो 12th क्लास की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है उसका नाम है उच्चतर पादपों में या पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कह सकते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पर एक विस्तृत चर्चा की जानी है, जिससे आपको उससे संबंधित अन्य बातों का भी पता चल सके। तो ये हमारे इस दूसरे अध्याय की विषय वस्तु है। दूसरे अध्याय में हम इस बात पर मुख्य चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है। तो एक बात मैं कनेक्ट कराऊं पहले आपको। यदि आपने लैंगिक प्रजनन पढ़ा है तो लैंगिक प्रजनन के साथ ये भी आपने जोड़ कर रखा है बेटा कि लैंगिक प्रजनन ही होता है जिसमें हम जीनों का मिश्रण करते हैं। हम ये कहते हैं कि जनन अंग होते हैं, उनसे युग्मक बनते हैं, उन युग्मकों से आगे जाकर फिर युग्मकों का स्थानांतरण होता है, फिर उससे युग्मनज बनता है, जाइगोट जिसे कहते हैं, और जाइगोट से फिर आगे की बातें चलती हैं। यानी ये बात आपको यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो हम इसी चीज़ को और अच्छे से और इलेबोरेटेड वे में समझाते हैं और आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं दूसरा चैप्टर, ठीक है बेटा। सो आइए शुरू करते हैं हम क्लास 12th की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर। जो यहाँ पर मैंने ऐसे करके लिखा कि हमारा डिस्कशन इस तरीके से चलेगा बेटा। हमने लिखा यहाँ पर अध्याय 2, सबसे पहले हमने लिख दिया अध्याय 2। ये जो चैप्टर 2 है बेटा, इसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने नाम लिख दिया पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या है बेटा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी जो ऐसे पादप हैं जो आवृतबीजी कहलाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, इस चीज पर हम डिस्कशन करेंगे। यहां मैं नाम लिख देता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ताकि ये धीरे धीरे चीजें कनेक्ट हों, धीरे धीरे ये चीजें साथ साथ चलती रहें। तो हम इस बात पर यहां डिस्कशन करने चल रहे हैं बेटा, है ना। सो ध्यान से इस बात को जोड़िए, ध्यान से इस बात को समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक अपने आप में ऐसा एस्पेक्ट है, अपने आप में ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 है, बड़ा चैप्टर है। सो यहां पर इस बात को प्लेस दीजिए कि नीट के लिए महत्वपूर्ण है 2 से 3 प्रश्न प्रतिवर्ष नीट में आपको इस चैप्टर से ही मिलेंगे। तो ध्यान रहे कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करने जा रहे हैं जहां पर आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की बात करें तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, ठीक ना। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझ लें कि इस चैप्टर में या इस अध्याय में हमारा पढ़ने का टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आप प्लानिंग उसकी तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा आपके लिए पाठ्यक्रम, है ना बेटा। तो पहले आप इस चीज़ को समझिए। पहले नंबर पर जब हम पाठ्यक्रम में होंगे तो हमारे पास जो डिस्कशन आने वाला है बेटा, वो आने वाला है पाठ्यक्रम के दौरान सबसे पहले नंबर पर कि पुष्प क्या होता है। पुष्प, तो यहां पर मैंने लिख दिया एक आकर्षक पादप अंग, एक आकर्षक
पादप अंग जिसे आप पुष्प कहते हैं, सबसे पहले इस पर बात होगी। उसके बाद जब आप फ्लावर के बारे में पढ़ लेंगे, हमने कहा है कि फ्लावर ही वो संरचना है जिसके अंदर लैंगिक प्रजनन संबंधी क्रियाएं होती रहती हैं, या उसमें सारी बातें उस पर आप कनेक्ट करते हैं। तो जब हम यहां बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि सबसे पहले हमारा डिस्कशन फ्लावर पे जाएगा, पुष्पों के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जब हम पहुंचेंगे बेटा इसी के साथ, तो पुष्प के बाद हम जब नेक्स्ट पर जाएंगे तो हमारे पास यह आएगा कि हमने प्री फर्टिलाइजेशन बातों को समझना है। पूर्व निषेचन संरचनाएं एवं क्रिया, यानी निषेचन के पूर्व कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं या क्या क्या क्रियाएं होती हैं, हमारा ये दूसरा पॉइंट होगा, बड़े इंपॉर्टेंट। आपने ऐसे ही करके पढ़ा भी था पहले चैप्टर में, प्री फर्टिलाइजेशन पूर्व निषेचन अभिक्रियाएं, फिर आपने पढ़ा था निषेचन अभिक्रियाएं, फिर आपने पढ़ा था पश्च निषेचन अभिक्रियाएं। वो सब भी यहाँ वो इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पूर्व निषेचन अभिक्रियाओं के बाद हम बेटा थर्ड पर चलेंगे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि निषेचन क्रिया या उससे संबंधित क्या क्या बातें यहाँ पर हो सकती हैं, वो हम यहाँ रखेंगे। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे बेटा, चौथे नंबर पे हम लिखेंगे पश्च निषेचन क्रियाएं, पश्च निषेचन संरचनाएं एवं क्रिया, ये भी हम यहां पर समझेंगे। और सबसे अंत में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस की अभिक्रिया पर बात करेंगे और इन सब को पढ़ लेने के बाद हम ये कहेंगे कि हमारा इस अध्याय का अध्ययन पूर्ण हुआ। पहले पुष्प आकर्षक पादप अंग के बारे में बात, पूर्व निषेचन संरचनाओं एवं क्रिया के बारे में बात, निषेचन क्रियाओं के बारे में बात, पश्च निषेचन संरचनाओं के बारे में बात, और एपोमिक्सिस के बारे में भी बात हम यहाँ पर करेंगे। और इसी तरीके से इस डिस्क्रिप्शन को पूरा यहाँ पर हम करके खत्म करेंगे बेटा, है ना। तो आप इन दोनों चीज़ों पर, इन सब पर बात करेंगे एक एक करके, तो हम कहते हैं कि हमारा विवरण इसी क्रम में आगे चलेगा। तो ये अध्याय एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है जहाँ पर 3 प्रश्नों की आप अपेक्षा रखेंगे। 3 प्रश्न इस अध्याय से आने वाले हैं। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भ्रूण विज्ञान का जो पहला अध्याय है वो आपने पढ़ा, दूसरा अध्याय ये है, तो उसके साथ इसको कनेक्ट करना है, ठीक ना बेटा। तो इसी चीज़ को हम 1 बाय 1 समझेंगे। आइए मैं शुरू करता हूँ बाकी के विवरण में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप ज़रा यहाँ पर ध्यान दें कि पादप भ्रूण विज्ञान, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, जनक जो है इस विज्ञान के, उनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। उनका नाम है पंचानन माहेश्वरी, ठीक है बेटा। पंचानन माहेश्वरी नाम है, पी माहेश्वरी शॉर्ट में कहते हैं। ये फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हैं, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हैं। और इन्होंने ही पहली बार भारत में पादप भ्रूण विज्ञान पर अध्ययन का प्रारंभ किया और उस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो पी माहेश्वरी का नाम भी याद रखिएगा इसके साथ कनेक्ट करने के लिए। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ज़रा इस पर ध्यान दें बेटा। मैंने कहा कि मैं सबसे पहले शुरू करूँगा अपना विवरण पुष्प यानी कि फ्लावर से। किससे शुरू करूँगा? फ्लावर से, ठीक है ना। तो फ्लावर की पहली परिभाषा जो लोग बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो बोलते हैं, वो ये है कि पुष्प जो होता है ना बेटा, वो एक रूपांतरित कायिक शीर्ष है। पहले सामान्य था, ये प्लांट है, इसके ऊपर पत्तियां लगी हुई थी, सामान्य था। इसी के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया गया कि यही फ्लावर बन गया, है ना। सो क्या परिवर्तन है, कैसे परिवर्तन है, इन पर आगे चर्चा की जाएगी। तो पुष्प के बारे में यदि पहला पॉइंट मैं कहूं तो कहा जाता है कि यह एक रूपांतरित
कायिक शीर्ष है। यह एक रूपांतरित कायिक शीर्ष है, यानी वेजिटेटिव टिप है, जिसमें पर्व छोटे हो जाते हैं, पर्व छोटे हो जाते हैं। आपको याद है कि आपने तने में दो भाग पढ़े हैं, एक पर्व और एक पर्व संधियां। जहां जहां पर पर्वों के जोड़ हैं उन्हें पर्व संधियां कहते हैं, नोड। आपको मैं एक बार विजुअलाइज करा देता हूं बेटा। जैसे ये तना है तो यहां एक गांठ है, दूसरी गांठ यहां है, तीसरी गांठ यहां है। सामान्यतः इन्हीं से पत्तियां भी निकलती हैं, सामान्यतः इन्हीं से पत्तियों का भी प्रादुर्भाव होता है। इसका कारण यह है कि जो ये संधियां हैं, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं वो मेरिस्टमी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है वो सामान्यतः कौन सी होती हैं? मेरिस्टमी कोशिकाएं। ठीक है ना। सो मैंने ये करके बोला कि ये जो भाग है जहां से पत्ती निकली है उसको तो आप बोलेंगे पर्व संधि। ठीक है बेटा। और जो भाग दोनों के बीच है उसको बोलते हैं पर्व। तो पर्व और पर्व संधि का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। इन्हीं से मिल करके ही तना बना होता है। पर्व को हम इंटरनोड, पर्व संधि को नोड कहते हैं। पर्व संधि से अभिप्राय हमारा नोड से है और पर्व को हम इंटर नोड कहा करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये इंटर नोड है और ये नोड है। तो इस चीज को आपने वहां पर जरूर समझ लिया है। तो हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा ऐसे भी जाता है कि जो पुष्प है उसको तो रूपांतरित आपने कायिक शीर्ष बोल ही दिया, लेकिन यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पुष्प ही समस्त लैंगिक प्रजनन क्रियाओं का स्थल भी है। तो मैंने यहां पर लिखा आपके लिए कि पुष्प पादप में होने वाली लैंगिक प्रजनन, पादप में होने वाली लैंगिक प्रजनन क्रियाओं का स्थल है। यानी लैंगिक प्रजनन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका स्थल क्या है? पुष्प है। पुष्प के ऊपर ही सारी लैंगिक क्रियाएं या प्रजनन क्रियाएं होती रहती हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पर इस तरीके से ध्यान देते हैं। थोड़ा और आगे जब बढ़ते हैं, थोड़े और जब स्टेप में कुछ चीजें और कनेक्ट करते हैं तो वो क्या है, जरा एक बार इस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि पुष्प हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी सामाजिकता, हमारे सौंदर्य, इन सब का बोध जो है वो पुष्पों से ही है। आपको ये भी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेगी कि हमारे जीवन की ज़्यादातर क्रियाओं में फूलों का बड़ा योगदान है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि पुष्प जो होते हैं वे सामाजिक, धार्मिक तथा सौंदर्य, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सौंदर्य संबंधी क्रियाओं में महत्वपूर्ण हैं। पुष्प किन क्रियाओं में महत्वपूर्ण हैं? सौंदर्य बोध के लिए एस्थेटिक अप्रोच लिखा है। इसके अलावा सामाजिकता में आप कभी किसी से मिलते हैं, धार्मिकताओं में आप ये कहते हैं कि हम जब ईश्वर की पूजा करते हैं या तरह तरह के जब भी कार्यक्रम होते हैं तो उनमें फूलों का बड़ा योगदान है, पुष्पों का बड़ा योगदान है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जानी जाती है। ठीक है बेटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पहला वाला कि यह एक रूपांतरित कायिक शीर्ष है, मॉडिफाइड वेजिटेटिव टिप है।
यानी वेजिटेटिव थी, कुछ हुआ, मॉडिफाई हो गई, तो इस बात को ही आगे आपको यहां पर कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इस चीज को कनेक्ट करेंगे तो यहां पर एक पॉइंट और यहां पर मेंशन करने योग्य है, पुष्पन की प्रक्रिया, जो फ्लावरिंग की प्रक्रिया है, पुष्पन की प्रक्रिया एंथेसिस, पुष्पन की प्रक्रिया एंथेसिस कहलाती है। पुष्पन की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? एंथेसिस कहलाती है। इसको हम फ्लावरिंग को, जो सही शब्द है उसके लिए हम यूज करते हैं, तो कहते हैं कि एंथेसिस कहते हैं, ठीक है ना बेटा। सो एंथेसिस से आप इसको कनेक्ट करें, एंथेसिस से आप इसको सोचें और फिर ये देखें कि ये पूरा कन्वर्जन, पूरी फ्लावरिंग कैसे काम करती है ना। सो पहले तो आपको मैं इस पूरे विवरण पर अच्छे से एक प्रेजेंटेशन देता हूं कि एक कायिक शीर्ष जिस पर पत्तियां लगी हों वो कैसे फूल बन गया, क्या प्रोसेस हुई। क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बेटा यहां पर कि जब पुष्प दिखता है तो उसके बहुत पहले से ही पुष्प निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है। यानी पुष्प निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, पहले से ही विभिन्न हार्मोनों द्वारा उत्तेजित की जाती है और उसके काफी समय बाद पहली बार पुष्प हमारे सामने दिखता है, ठीक ना। तो ये बात मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं, यहां से पुष्प निर्माण के पूर्व ही विभिन्न हार्मोनों द्वारा पुष्प निर्माण के पूर्व ही विभिन्न हार्मोनों द्वारा पुष्पन को नियंत्रित किया जाता है। विभिन्न हार्मोन पुष्पन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित किया जाता है, जो कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप उसे सोचेंगे, आप उसे यहां पर जरूर याद रखेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हम उस चीज को समझ पाएंगे, है ना बेटा। सो हमने ये बात तो यहां कनेक्ट कर ली। अब और चीजों को जोड़िए, और क्या क्या है यहां प्रोसेस। जब आप पुष्प निर्माण की बात करते हैं, हार्मोनों की बात करते हैं, तो इन्हीं को जोड़ने के लिए मैंने आपको एक प्रोसेस यहां पर करके दिखाई है। जरा आप इस चीज को ध्यान दें। हमने क्या दिखाया कि यदि एक ऐसा तना है, हमने अगर कहा कि यदि एक ऐसा तना यहां पर है और इस पर इस तरीके से पर्व एवं पर्व संध्या निर्मित हुई हैं, तो अपने आप में यह काम यहां हो सकता है आसानी से, है ना बेटा। तना है, उसमें पर्व एवं पर्व संध्या दोनों दिख रही हैं, ठीक है। तो मैंने इसे समझाने के लिए कहा कि मान लीजिए यहां पर 2 पत्तियां हैं, ठीक है बेटा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर हमने कहा यहां पर 2 पत्तियां हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर हमने कहा कि थोड़ा जैसे ही नीचे चले तो फिर हमने कहा कि यहां पर 2 पत्तियां और हैं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो लास्ट में हमने कहा कि यहां पर भी 2 पत्तियां और हैं। कुल मिलाकर 4 अलग अलग पर्व संधियों पर 4 अलग अलग जोड़े पत्तियां मैंने लगाकर रख दी और एक आपके सामने विशिष्ट संरचना रेडी करी, जिसका नाम हमने कहा कि ये एक कायिक शीर्ष है, या कह सकते हैं कि ये एक स्तंभ शीर्ष के रूप में इस तरीके से व्यवस्थित है और ये सारी पत्तियां उसमें क्रम से लगी हुई हैं, ठीक है ना बेटा। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि फ्लोरिजन नामक हार्मोन यहां आता है पिक्चर में। एक्सक्यूज मी, फ्लोरिजन नामक हार्मोन यहां पर आता है अस्तित्व में और वही इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा बेटा। फ्लोरिजन आता है और हम जानते हैं कि प्रक्रिया का नाम क्या है, प्रक्रिया का नाम एंथेसिस है। फ्लोरिजन आता है, प्रक्रिया का नाम एंथेसिस है और इस तरीके से ये चीजें यहां पर चलने लगी हैं, है ना। तो जैसे ही एंथेसिस होती है हम ये देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके के परिवर्तन आते हैं, जरा उन पर ध्यान दें।
ये देखिए बेटा, इस तरीके की बातें। अब जो सबसे ऊपर की पत्ती है, जो सबसे ऊपर के नोड पर स्थित पत्ती है, वो मैं ये कह रहा हूं कि कार्पेल में रूपांतरित हो जाए। इस तरीके से किस में रूपांतरित हो जाए? कार्पेल में रूपांतरित हो जाए। उसके नीचे की जो पत्ती है वे दोनों एंथर बना दें। स्टेमन पूरा अगर संरचना को देखें तो इस तरीके से बन जाए। जो उसके नीचे की पत्ती है वो पूरी तरीके से रूपांतरित होकर दल बनाए, यानी पेटल कहते हैं। और जो उसके नीचे की पत्ती है वो भी आगे बढ़कर इस प्रकार बाह्य दल का निर्माण करे, जिसे आप सेपल कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिए जरा, इस चीज को कैसे कनेक्ट करेंगे हम। इस चीज को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे बेटा कि ये जो सबसे ऊपर संरचना दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलेंगे बेटा? हम इसे बोलेंगे स्त्री केसर, इसे बोलेंगे पुंकेसर, इसे बोलेंगे पुंकेसर, इसे बोलेंगे दल, इसे बोलेंगे बाह्य दल। ये नाम हिंदी में है, इनके नाम मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश में भी याद रखें, है ना, इंग्लिश में भी याद रखें कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इन्हें कहते हैं सेपल या कैलिक्स शब्द है। इन्हें कहते हैं पेटल, आप इन्हें पेटल कहेंगे, या आप कह सकते हैं कि कोरोला भी कहा जाता है। इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है पुंकेसर के लिए स्टेमन, स्टेमन कहते हैं, या एंड्रोशियम शब्द है। और इनके लिए वर्ड है कार्पेल या गायनोशियम शब्द है। देखिए, सबके आपको मैंने अच्छे से दो दो इंग्लिश नाम भी बता रखे हैं, है ना। स्त्री केसर, कार्पेल, गायनोशियम, पुंकेसर, स्टेमन, एंड्रोशियम। अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा स्टेमन और एंड्रोशियम का क्या संबंध है। ये ढेर सारे स्टेमन का ग्रुप है, ये उसकी इकाई है। ढेर सारे कार्पेल का ग्रुप, ये उसकी इकाई है। कोरोला ग्रुप पेटल इकाई, कैलिक्स ग्रुप सेपल इकाई। तो इस चीज को आप वहां पर जोड़ लेंगे, ये संरचना बनकर तैयार हुई। ध्यान देने योग्य बात क्या है बेटा कि इस संरचना में ये जो आपको पर्व दिख रहे हैं, पहला पर्व ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन पर्वों में भी अलग अलग नाम हैं इनके। इन नामों का भी आपको विवरण ज्ञात होना चाहिए। तो यदि आप देखें तो जो पहला पर्व है, पहला पर्व जो है इसको बोलते हैं एंथोफोर। क्या बोलते हैं बेटा? एंथोफोर। ये ध्यान में रखिए। थोड़ा और आगे बढ़े दूसरे पर्व पर, तो नाम है एंड्रोफोर, नाम है एंड्रोफोर, ठीक है कि नहीं। और जब हम तीसरे नंबर के पर्व पर चलते हैं तो उसका नाम है गायनोफोर। एंथोफोर, एंड्रोफोर, गायनोफोर, ये चीजें बनकर के यहां पर तैयार हो जाती है ना बेटा। सो जब इस चीज को कनेक्ट कर लिया हमने, तो हमने यहां पर यह भी समझ लिया कि और क्या क्या चीजें कनेक्ट करी जा सकती हैं। अब यदि मैं कहूं आपसे कि यहां पर इस पूरे संरचना में जो बने हुए पर्व हैं वो यदि संकुचित हो जाएं तो पुष्प बनकर तैयार हो जाए, तो हमने यहां पर लिखा पर्व संकुचन, कंडेंसेशन ऑफ इंटरनोड। इसीलिए तो बोला है पर्व संकुचन, संकुचित पर्व कैसे होगा जरा देखें ध्यान से। सबसे पहले नीचे एक संरचना बनी हुई है, उसको हम थैलेमस कहते हैं। सबसे पहले जो संरचना यहां निर्मित हुई है हम उसे थैलेमस कहकर ये कहते हैं कि वही आधार है, पुष्पासन कहा जाता है। थैलेमस के लिए शब्द अगर देखें तो पुष्पासन भी वर्ड है, लेकिन आप इसे थैलेमस के रूप में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। पुष्पासन से आपको समझ में आ जाएगा सारे पुष्पीअंग इसी पर आधारित हैं, इसी पर स्थित होते हैं। तो जब मैंने रेड कलर का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया तो आपको पता है कि हमने कार्पेल जो है
मादा जनन अंग, वो इससे ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ कर दिया। फिर थोड़ा और आगे बढ़ी बात, तो हमने कहा कि जब और चीजें बढ़ेंगी तो हम यहीं पर स्टेमन भी बना लेते हैं। ये रहा स्टेमन, ये रहा स्टेमन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पेटल पर भी बात कर लेते हैं। ये रहा पेटल, ये रहा पेटल, और अंततोगत्वा हम सेपल पर भी बात कर लेंगे। ये रहा सेपल, ये रहा सेपल, बाह्य दल भी बन गया। और आप देखिएगा आपके सामने जब संकुचन हुआ पर्वों का, तो हमने देखा कि तुरंत ही हमारे पास एक पूरा फ्लावर बनकर तैयार हो गया, जिसपे कि अलग अलग अंग पास पास आ गए। जो थैलेमस है ये खुद भी संकुचित तना है। थैलेमस क्या है बेटा? एक संकुचित तना है, तो इस बात को भी यहां पर ध्यान रखेंगे। और थैलेमस के ऊपर भी नोड इंटरनोड पाए जाते हैं। थैलेमस के ऊपर भी नोड इंटरनोड, पर्व एवं पर्व संधियां स्थित होती हैं, तो इस तरीके से वो उस क्रम में जाना जाता है। और आपके सामने एक विकसित पुष्प विभिन्न अंगों के द्वारा तैयार होकर के क्लियर हो जाता है ना। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है वो इस बात पर है कि हम इस पुष्पों के इन भागों पर या इन संरचनाओं पर क्या बात करते हैं। हमने ये कहा कि यदि हम इस क्रम में चलें तो ज्यादा अच्छे से चीजों को जोड़ पाएंगे। हमने कहा कि ये रहा एक पॉइंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं पुष्प पर। पुष्प को मैंने आपको बोला कि एक रूपांतरित कायिक शीर्ष है, रूपांतरित कायिक शीर्ष कुछ और नहीं है बल्कि एक रूपांतरित कायिक शीर्ष के रूप में जाना जाता है पुष्प, जो आप सामने देख रहे हैं। यदि आप पुष्प को देखें तो पुष्प में दो प्रकार के वल पाए जाते हैं, ठीक है ना। हमने यहां पर लिखा पहले नंबर पर आवश्यक, हमने लिखा आवश्यक संरचनाएं, और दूसरी तरफ लिखा अनावश्यक संरचनाएं। अनावश्यक संरचनाएं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल शब्द रहे, आवश्यक संरचनाएं और अनावश्यक संरचनाएं आपके सामने हैं, ठीक है ना। जो अलग अलग, जैसे आपको 4 अंग बताए मैंने, एंड्रोशियम बताया, गाइनोशियम बताया, पेटल बताया, सेपल बताया। इन्हीं संरचनाओं को ही हम यहां पर केंद्रित कर रहे हैं। आवश्यक संरचनाएं वे संरचनाएं होती हैं बेटा जिनका लैंगिक प्रजनन में प्रत्यक्ष भूमिका होती है, जो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यदि कोई संरचना लैंगिक प्रजनन में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाए तो उसे अनावश्यक संरचना का नाम दिया जाता है। तो मैंने आवश्यक संरचनाओं में लिखा पहली लाइन में कि लैंगिक प्रजनन में, और यहां डैश देकर लिख दिया प्रत्यक्ष भूमिका, लैंगिक प्रजनन में प्रत्यक्ष भूमिका है यदि, तो आप कहेंगे कि आवश्यक संरचना है। दूसरी तरफ लिखा लैंगिक प्रजनन में अप्रत्यक्ष भूमिका, अप्रत्यक्ष भूमिका है यदि, तो उसके लिए हमने शब्द प्रयोग किया अनावश्यक संरचनाओं का नाम हमने उन्हें दे रखा है, ठीक ना। आवश्यक संरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं पुंकेसर और दूसरे को बोलते हैं स्त्री केसर। दोनों को समझिए ध्यान से, ठीक ना। पहले मैंने आपके लिए लिखा स्त्री केसर, फिर मैंने दूसरी संरचना का नाम लिखा पुंकेसर, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा स्त्री केसर और पुंकेसर। डन विद दिस। जब आप स्त्री केसर और पुंकेसर की बात करते हैं तो स्त्री केसर का मतलब है कि मादा जनन अंग है, ये है ना, नाम से भी ज्ञात हो रहा होगा बेटा। और पुंकेसर का मतलब है कि ये नर जनन अंग है, आपने उस चीज पर भी यहां जोड़ लिया है। दोनों बातों को कनेक्ट करने के लिए
हमने ये कहा कि जो स्त्री केसर की इकाई होती है, उसकी एक यूनिट होती है, उस पर यदि आपको केंद्रित कराऊं मैं तो ज्यादा बढ़िया। स्त्री केसर की इकाई जो होती है उसको बोलते हैं कार्पेल। ठीक है बेटा, यहां से कनेक्ट करिए। और जो पुंग केसर की इकाई होती है यानी जो एंड्रोशियम की इकाई होती है उसको बोलते हैं स्टेमन। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को ध्यान में रखें, उसे हम स्टेमन बोलते हैं, है ना। पुमंग, और यहां पर हम उसके साथ उसके भाग पर बात करेंगे। जैसे ही कार्पेल के संरचना पर चलते हैं तो आप कहते हैं कि कार्पेल जो है वो 3 भागों में विभाजित संरचना है। एक का नाम है वर्तिकाग्र, एक का नाम है वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहते हैं, दूसरे का नाम है वर्तिका जिसे स्टाइल कहते हैं, और तीसरे का नाम है, जब ये रहा तो तीसरे का नाम ओवरी है, अंडाशय कहलाएगा। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने लिख दिया ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय 3 संरचनाएं बनकर के आई। और इसी प्रकार यदि स्टेमन को भी देखोगे बेटा तो उसमें भी 3 भाग हैं। ठीक है ना, उसमें भी 3 भाग हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे इसके आगे बढ़ा तो मैंने यहां पर कहा कि एंथर है। एंथर का नाम याद रखें, एंथर ही मेंशन है। एंथर यहां लिख दिया है हमने, एंथर कहते हैं उसको। दूसरा है संयोजी, उसको कनेक्टिव बोलते हैं। संयोजी को क्या बोलते हैं बेटा, कनेक्टिव। और इसी तरीके से 3rd नंबर पे आता है तंतु यानी कि फिलामेंट। तंतु यानी कि फिलामेंट। गौर करने वाली बात क्या है कि ये देखो, ये दोनों संरचनाएं अंडाशय और एंथर ये जन्मक्षम हैं, यानी लैंगिक प्रजनन में मुख्य कार्य है इनका। बाकी ये जो हैं दोनों संरचनाएं ये भी बंध्य हैं, और ये जो दोनों संरचनाएं हैं ये भी आपको पता चल जाएगा कि बंध्य संरचनाएं केवल सहायक रूपों में कार्य करती हैं। तो इस तरीके से आप इस बात पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं बेटा तो अनावश्यक संरचनाओं पर भी हमारा एक विवरण होना चाहिए। वो क्या है, जरा उसको ध्यान से समझें। अनावश्यक संरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं दल, दूसरे को बोलते हैं बाह्य दल। पहले यहां से समझिए, अगर मैं उसके नामों पर चलूं तो इसको बोलते हैं दलपुंज और इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, है ना। दलपुंज की इकाई जो है वो तो दल होगी, ऐसे ही बाह्य दलपुंज की इकाई जो होगी उसको हम बाह्य दल कहा करेंगे, है ना। कैलिक्स कोरोला को हमने पेटल सेपल में कन्वर्ट किया। दल मतलब पेटल और बाह्य दल मतलब सेपल, है ना। यदि आपको दल का कार्य कोई पूछे तो आप कहेंगे कि परागण संबंधी कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना यही दल का कार्य है ना। तो यहां मैंने कहा कि पराग कीटों का आकर्षण इसका प्रमुख कार्य है, पराग कीटों का आकर्षण, जबकि इसका प्रमुख कार्य है बाह्य दल का आंतरिक अंगों की सुरक्षा। क्या कार्य है बेटा, आंतरिक अंगों की सुरक्षा इसका प्रमुख कार्य है। ये वहां से इसको जोड़ रहा है ना। जब आप इस सीक्वेंस को भी समझेंगे तो बड़ी आसानी से कनेक्ट कर लेंगे कि सबसे अंदर का भाग तो स्त्री केसर है, ठीक है ना। तो मैंने यहां लिख दिया सबसे भीतर, ताकि कनेक्ट करें आप। सबसे भीतर कौन सा भाग, आपने बताया कि स्त्री केसर सबसे भीतर है। तो पुंकेसर पर जब बारी आई तो मैंने कहा कि अंदर से दूसरा अगर लेयर कोई है तो वो कौन है बेटा, पुंकेसर है। दल पुंज पर आए तो मैंने कहा अंदर से तीसरा भाग है, ये तीसरा कह सकते हैं कि पत्तियों का पुंज है, और ये है बाह्यतम। सबसे बाहर यही है,
सबसे बाहर कौन है? बाह्य दलपुंज है। इसीलिए सभी आंतरिक भागों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और वो वहां पर बना होकर उन सबको सुरक्षित रखता है। यहां पर हम पादप संबंधी शुरुआती अध्ययन पर जब बात करें तो पुष्प और पुष्प से संबंधित संरचनाओं, उनके निर्माण, उनकी गतिविधियों और अन्य बातों पर पूरी चर्चा कर चुके हैं। हम अगले वीडियो से सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करेंगे कि जो निषेचन पूर्व संरचनाएं और उनके संबंधित क्रियाएं हैं वहां से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसे रिवाइज करें।